तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसी चीज़ जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिज़िक्स में ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना हो तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि लाइट, सन से आने वाली लाइट। जो लाइट सन से आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल है। और हम जानते हैं सन है तो लाइफ है ना। लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें सन अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सन की अपनी लाइट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सन की लाइट आती है तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना खाना बनाएंगे और वो खाना बना के स्टोर करते हैं हमारे लिए, हम खाते हैं, हम जिंदा रहते हैं। तो देखो, सभी इस मतलब पूरे ब्रह्मांड में लाइफ पॉसिबल है तो लाइट की वजह से पॉसिबल है। और लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम यही पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने के लिए हम, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ना शुरू किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, दोनों की। भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट प्रोड्यूस हो सकता है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और हम पढ़ रहे हैं अब पढ़ेंगे ऐसी सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए चलेगी, है ना। हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी किए थे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात भी करी थी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी। वहाँ थोड़ा सा हमने लिंक किया था कि किस तरीके से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, चेंजिंग, और उससे करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं। अब हम उनको लिंक करके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर मैं कहूँ तो ये हवा में से फ्लो करने वाला एक तरीके का करंट ही है। अब देखो, हम यहाँ मीटिंग ले रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ, ये तो साउंड वेव्स है। मेरी जो तस्वीर है फ़ोन में जा रही है वो लाइट वेव्स है। लेकिन फ़ोन के अंदर उनको मिलू करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है हमारा फ़ोन। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक टावर से दूसरे टावर से तीसरे टावर होते होते तुम्हारी तरफ पहुँचती है, और तुम्हारे वहाँ पहुँचने के बाद साउंड और लाइट दोनों प्रोड्यूस करती है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम पढ़ेंगे वो इन्हीं सभी बातों के बारे में है। हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या, इसको समझने के लिए, जैसे मैंने कहा ना हवा में से फ्लो करता हुआ करंट, मैंने नहीं कहा ना हवा में से फ्लो करता हुआ करंट, तो हम लोग यही ढूंढेंगे कि ऐसा करंट जो हवा में फ्लो कर सकता है वो कैसा होगा और कहाँ होगा। इसकी सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, मैथमेटिकली समझेंगे कि अगर हवा में से फ्लो कर सकता है तो वो कैसा होगा, कहाँ होना चाहिए, किस तरफ कैसे फ्लो करना चाहिए। इन सब की बातों के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग चलते हैं कैपेसिटर्स के ऊपर। हमने देखा था कि एक कैपेसिटर की प्लेट, एक और कैपेसिटर की प्लेट, और बीच में उनके हमने लगाई है एक बैटरी। इस तरीके से हमने एक बैटरी लगाई है, और यहाँ पर है एक की। इस की को अब तुम ऐसे ही मत मानो भाई की तो ऑन ऑफ करने के लिए है, लेकिन अब हमारे की का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्या रोल होगा, हम लोग बात करेंगे। देखो, मैं लेक्चर में हो सकता है तो मैं ये फील होने लग जाए कि शायद इस चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं शुरुआत में क्लियर करके चल रहा हूँ कि हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब हमने की को अभी अभी ऑन किया है। ठीक है, अभी अभी ऑन करने का क्या मतलब है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ही हम की को ऑन करेंगे यानी क्लोज करेंगे, क्या होगा
धीरे धीरे हमारे कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू कर देगा और इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू कर देगा। बढ़ना शुरू करे, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, ये मतलब है। लेकिन अगर काफ़ी समय बीत चुका होगा तो हमारी कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा और इस वाली प्लेट के ऊपर भी मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा और अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड हो जाएगी। तो दो सिचुएशन है इस की के। अगर की को अभी ऑन किया है तो हमारी प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही होगी। लेकिन अगर काफ़ी समय बीत चुका होगा तब हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फुल यानी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगी, चार्ज भी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो मैं कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जब की को अभी हमने ऑन किया है, उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं कि हमने की को अभी ऑन किया है। अभी ऑन करने से क्या होगा? चार्ज बढ़ रहा होगा, इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर ध्यान से सुनो, अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं, कुछ अजीबोगरीब तो नहीं कह दिया मैंने? याद है ना एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? याद है? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है। B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है ना एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी वायर, किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास एक क्लोज्ड पाथ बनाया जाए और मैग्नेटिक फील्ड और इस पाथ का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो होगा म्यू नॉट टाइम्स उसके अंदर बहता हुआ करंट। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स उस वायर के अंदर फ्लो करता हुआ करंट होगा B डॉट डी एल, ये मतलब है इसका। तो अगर इसको मैं एक, ये तो वायर है ही, ये एक वायर है, इस वायर में धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो अगर मैं इस वाले वायर के ऊपर एक क्लोज्ड पाथ बनाऊं, इस वाले वायर पर अगर मैं क्लोज्ड पाथ बनाऊं तो वो B डॉट डी एल म्यू नॉट आई बताएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तब इसके ऊपर चार्ज यहां जा रहा होगा, इस वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, तो B डॉट डी एल म्यू नॉट आई के इक्वल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई वो उस समय का करंट होगा जिस समय हम लोग इस काम को करेंगे। लेकिन अगर एक और रास्ता बनाया जाए, ऐसा रास्ता बनाया जाए, ऐसा आधा प्लेट्स के बीच में और आधा वायर को घेरता हुआ, जैसे प्लेट और वायर, ऐसा रास्ता बनाएंगे कि भाई यहां पर भी जाए वो रास्ता। देखो ऐसे बना देते हैं, रास्ता ऐसा हो, ऐसा और ऐसा, देख रहे हो? ऐसा ऐसे इस तरीके से होता हुआ ऐसा। ठीक है, उसका अगर B डॉट डी एल करें, इसको सेकंड पाथ कह देते हैं, ये फर्स्ट पाथ है। फॉर सेकंड पाथ B डॉट डी एल, सेकेंड पाथ के लिए B डॉट डी एल निकाला जाए तो एक आम ऑब्जर्वेशन क्या होगी? मतलब एक नॉर्मली एक आदमी क्या कहेगा, भाई दिस इज इक्वल टू, क्या इसके अंदर कोई करंट है? क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ करंट है? नॉर्मल ऑब्जर्वेशन बताओ। नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब कोई करंट नहीं है, सॉरी, इनके बीच में कोई करंट नहीं, तो हम कहेंगे B डॉट डी एल 0 है। फिर थोड़ा सा इधर B डॉट डी एल है, ये वायर है और ये प्लेट है, ये वायर है ये वाला और ये प्लेट है। थोड़ा सा इस पॉइंट पर अगर देखें तो B डॉट डी एल म्यू नॉट आई के इक्वल है, और इस वाले पाथ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर सरक जाते हैं तो B डॉट डी एल 0 हो जाता है।
ये तो महा गड़बड़ी है भाई। थोड़ा सा इस पॉइंट पे बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई है, इस वाले पॉइंट पर बी डॉट डी एल 0 है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यहां तक तो करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर नहीं कर रहा। ये तो एक विडंबना हो गई, दिस इज अ डिलेमा। यहां पर बी डॉट डी एल है और यहां पर बी डॉट डी एल नहीं है भाई। वायर तो वही है, सर्किट तो सारा। तो इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया? इस प्रॉब्लम को दूर किया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने इस प्रॉब्लम को दूर किया। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने थोड़ा सा चेंज किया। उसने कहा कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी कुछ ना कुछ करंट है। और उसको मानते हुए मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा सा बदल करके लिखा। ऐसे लिखा, ये लिखा, ये एक न्यू टर्म, एक नई चीज उसने ऐड कर दी, ये मानते हुए कि दोनों प्लेट्स के बीच में भी करंट होना चाहिए। और इस आईडी को एक अलग तरीके का करंट माना। ये ऐसा करंट था जो दोनों प्लेट्स के बीच में हवा में फ्लो कर रहा है। हवा में ना भाई, दोनों कैपेसिटर्स के बीच में होता क्या, हवा ही तो होती है। ज़्यादातर तो हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटिंग होता है, हवा भी इंसुलेटिंग है। तो अगर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है और हवा है तो हवा में से भी करंट फ्लो करेगा, ऐसा मानते हुए उसने इस इक्वेशन के अंदर ये नई टर्म ऐड करी, आईडी को नाम दिया ऐसा करंट डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको एक नया नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया, ठीक है। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। और इस इक्वेशन को कहा गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी कि क्या बात समझ में आई? हवा में से बहने वाला करंट, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली क्या है, हवा में से बहते हुए हुआ करंट है। तो असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करने से पहले, उसके बारे में समझने से पहले, उसकी डिस्कवरी होने से पहले, रेडियो टीवी कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके आने से पहले मैक्सवेल ने कहा कि हवा में से फ्लो करने वाला ऐसा करंट होना चाहिए, नहीं तो ये इक्वेशन अजीबोगरीब रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तब ये सिचुएशन हमें गलत आंसर बताएगी। तो उसने कहा कि भाई इस करंट को हमें लेना पड़ेगा, ऐसा करंट जो दो प्लेट्स के बीच में फ्लो करेगा जब वो चार्ज हो रहे होंगे, उसको कहा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब शुरू में मैंने कहा था कि भाई हम ऐसी सिचुएशन की बात करेंगे कि हमारी की हमने अभी ऑन करी है, ठीक है, या अभी ऑफ करी है। अगर काफ़ी लंबे समय के बाद इसको देखोगे तो हमारा कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फुल मैक्सिमम तक पहुंच गई होगी और हमारे वायर में से करंट फ्लो करना बंद कर चुका होगा। तब यहाँ भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब काफ़ी देर हो चुकी होगी, हमारा कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका होगा, तो ये वाला करंट जो वायर में से फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पर, और ये वाला करंट यानी कि जो ज़ीरो आ रहा है, दोनों ज़ीरो होंगे, तब हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी नज़र आती है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा होता है, यहाँ से भी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ से नहीं कर रहा होता, ठीक है। यहाँ से भी करंट फ्लो कर रहा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई कुछ लेना देना नहीं है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो
तब हमें एक अजीब सा रिजल्ट मिलता है। उसको दूर करने के लिए मैक्सवेल ने थोड़ा सा बदलाव लाया। उसने कहा कि इनके बीच में से भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो करना चाहिए। उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया गया। ठीक है, पहले डिस्कवरी डिस्प्लेसमेंट करने के बाद अब डिस्प्लेसमेंट करंट की रिलेशन निकालेंगे। अब मैंने कहा ना डिस्प्लेसमेंट है कि जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी, तब ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा, उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। तो उसकी रिलेशन निकालते हैं हम लोग, रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रोडक्शन हमने कब माना है? जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। तो ID डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला निकालेंगे। अब दो प्लेट्स, कैपेसिटर की दो प्लेट्स, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टाइम पर है E, क्योंकि बढ़ रही है ना, हम किसी भी टाइम की बात करेंगे, तो किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है ना, गॉस थ्योरम के तुरंत बाद, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब कि अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, और हमारी एरिया ऑफ द प्लेट्स है A, एरिया ऑफ प्लेट्स इज इक्वल टू A, तो चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा होगा चार्ज अपॉन एरिया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रही होगी, फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E होगा EA। इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है E डॉट A, हम cos 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा एरिया जो बीच में होगा, मान लो ऐसा कोई एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया EA लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज देखा जाए तो हम लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ E इंटू A। एरिया चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो हम लोग एरिया को बाहर निकाल देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर रख देंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड खुद तो Q बाई एप्सिलॉन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A d बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। ओके, अब देखो इसमें ध्यान से, कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही? एप्सिलॉन नॉट और A कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ चार्ज को अंदर रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी क्यू बाई डी टी। दिस इज व्हाट? दिस इज डी फाई E बाई डी टी, है कि नहीं? अब डी क्यू बाई डी टी क्या है? डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट करंट, है ना, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस जिस तरीके से चार्ज बढ़ रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को तो करंट कहते हैं। इसको हम नाम देंगे ID। तो यहाँ पर अगर हम लेकर के आए, सो डी फाई E बाई डी टी इज इक्वल टू A से A कट गया हमारा, और हम मिला 1 बाई एप्सिलॉन नॉट एंड ID। सो ID क्या है? ID इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई डी टी। दिस इज द रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। और देखो इसके अंदर वही बातें हैं जो मैं कह रहा था कि जब हमने अपनी की को अभी ऑन किया है तो हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज उसमें बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, तो उस समय जो करंट फ्लो करेगा उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये है हवा में से फ्लो करने वाला करंट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए पहली सीढ़ी कि भाई ये करंट होता है,
ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ जुड़ा हुआ करंट, जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाता है। बात में आई? दिस इज अ रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है? ओके। अब डिस्प्लेसमेंट करंट ढूंढ लिया हमने भाई, मैथमेटिकली भी हमने देख लिया, मैथमेटिकली बिल्कुल फिट कर लिया अपने आप को। लेकिन मैथमेटिक्स में हमने पहले पता तो कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट होना चाहिए और वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन असलियत, रियलिटी जब तक हमारे सामने नहीं आती, हम सचमुच उसको देख नहीं लेते होता हुआ, सचमुच में ऐसा करंट फ्लो करता हुआ हम देख नहीं लेते, तब तक कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट नॉलेज का पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होता। थियोरेटिकली देख लिया, अब रियलिटी में भी देखना जरूरी है कि क्या सचमुच में ऐसा करंट फ्लो कर सकता है। अगर होता है मैथमेटिकली तो हमने देख लिया दो कैपेसिटर के बीच में होना चाहिए, ओके हो गया, लेकिन उसका करें क्या, उसको कैसे प्रूव करें? तो इसको प्रूव किया काफ़ी सालों के बाद हर्ट्ज ने, और इंडिपेंडेंटली भी इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस ने भी इस काम को इंडिया में किया। ठीक है, लेकिन इंडियंस का नाम उस समय, इंडियंस बेचारे गुलाम थे, अंग्रेज़ों को ही सबसे ज़्यादा काबिल माना जाता था, भी सारे अच्छे काम करेंगे तो वाइट मैन करेगा। तो उस समय हम लोग इंडियंस जो थोड़े गुलाम थे, हमारी बातें कम सुनी जाती थी, लेकिन जेसी बोस ने अपने घर पर, अपने लैब के अंदर ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया था, और हर्ट से भी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दूर तक भेजने की उसने जुगाड़ बना लिया था। ठीक है, खैर हर्ट्स का नाम आता तो हर्ट्स के एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कि इसको रियलिटी में हर्ट्स ने कैसे रियलिटी में सचमुच में लाइव कैसे प्रूव किया, कैसे देखा कि सचमुच में हवा में से करंट फ्लो कर सकता है और उसका असर दूर तक जा सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम पढ़ेंगे हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। सो टॉपिक का नाम है हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक तरफ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करी और दूसरी तरफ उनको डिटेक्ट कर, रिसीव करने का भी सिस्टम बनाया। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक तरफ ईएम वेव्स भेजी, दूसरी तरफ ईएम वेव्स पाई, ईएम वेव्स भेजी, ईएम वाई। तो इसने बेसिकली ट्रांसमीटर रिसीवर पहली बार बनाया। ठीक है, तो इसने क्या किया, हम भी कर सकते हैं। कैसे? इसने बेसिकली एक इंडक्शन कॉइल ली, इंडक्शन कॉइल, दिस इज इंडक्शन कॉइल। अब ये भी पड़ा है सोलेनॉइड, वही है ये, और इसको हम लोगों ने किसी बैटरी के साथ जोड़ा और यहां पर एक ऐसा स्विच लगाया, यहां पर एक ऐसा स्विच लगाया, बहुत जल्दी से वो ऑन ऑफ होता है, ऐसा स्विच यहां पर लगाया। ठीक है, और इसका जो हम लोगों ने क्या किया है, इसका जो आउटपुट है, इस तरीके से दो मेटल स्फीयर्स लिए, मेटल स्फीयर्स और दो पॉइंटेड चीज ली, दो मेटल स्फीयर्स और उनके ऊपर कोई पॉइंटेड सी शार्प चीज लगी हुई है। ये स्विच जैसे ऑन ऑफ होएगा ना। अब देखो इंडक्शन कॉइल क्या करती है, बेसिकली इंडक्शन कॉइल में जब करंट बढ़ना शुरू करेगा तो बढ़ते हुए करंट को रोकती है, लेकिन करंट इसमें फुल हो जाता है तो, और उसके बाद जब करंट घटना शुरू करता है तो क्या करता है, ये उसी डायरेक्शन में करंट को भेजता है ना। और अगर ये स्विच बहुत जल्दी ऑन ऑफ होगा ना तो क्या करेगा, बहुत जबरदस्त इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। क्योंकि देखो ईएमएफ क्या होता है, डी फाई हम देखा था -L/di/dt, क्योंकि इंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा टाइम बहुत छोटा होगा, बहुत कम टाइम में अगर ये सब हो रहा है तो जबरदस्त ज़्यादा बहुत तगड़ा ईएमएफ बनेगा। तो अगर स्विचिंग टाइम बहुत छोटा होगा, है ना, तो हमारा जबरदस्त इन दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ बनेगा। उसकी वजह से ये जो हमारे मेटल स्फीयर्स हैं,
ये मेटल स्फीयर्स बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है, हवा है, हवा एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से वजह से क्या होगा कि हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे, और कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज। तो जिस समय अगर हमारा एक मेटल पॉजिटिव है तो उस तरफ नेगेटिव वाले चार्ज दौड़ ही चले आएंगे, और जो वाला दूसरा एंड जो नेगेटिव है उस तरफ पॉजिटिव वाले आयंस चले आएंगे, यानी हवा में से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस पे जो चार्ज स्टोर था हवा के मॉलिक्यूल्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले रुके हुए थे हमारे मॉलिक्यूल्स, उसमें आयनाइज हो गए, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, फिर से पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो एक तरीके से हवा में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा स्पार्क के फॉर्म में। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होगी, चिंगारियां उठेंगी जैसे हमारे लाइटर में उठती हैं। लाइटर देखा है ना, लाइटर के दो पॉइंट्स के बीच में स्पार्क प्लग देखा होगा तुम लोगों ने, स्पार्क प्लग में से स्पार्क निकलती रहना, चट 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 आवाज रहती है, ऐसे ही हमारे लाइटर में भी आवाज आती है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होती है। स्पार्क इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग थ्रू एयर। ठीक है ना, और बिजली जब गिरती है ना, बिजली कड़कती है, खड़खड़ खड़खड़, तो बिजली जब गिरती है तब भी हजारों लाखों मिलियन ट्रिलियन एम्पियर करंट हवा में से फ्लो करता है, क्योंकि बेसिकली हवा का ब्रेकडाउन हो जाता है, हवा आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज होने पर उसके चार्ज इधर से उधर दौड़ना शुरू करते हैं, और जब बहुत स्पीड से दौड़ेंगे तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेंगे और हमें स्पार्क नजर आएगी। तो स्पार्क नजर आएगी। ठीक है, क्या ये वो करंट है वो जो प्रोड्यूस करना चाह रहा था हवा में से? हाँ, यही करंट है, लेकिन हवा में से ट्रेवल करने वाला करंट की और क्या खास बात है? इसकी खास बात क्या है कि जब इनके बीच में स्पार्किंग हुई या हो रही थी, लगातार हो रही थी स्पार्किंग, उसने यहाँ पर एक और ऐसा ही एक अरेंजमेंट लिया, दो मेटल के स्फीयर्स और एक कंडक्टिंग वायर। दिस इज अ कंडक्टिंग वायर एंड दीज आर मेटल स्फीयर्स। दीज आर मेटल स्फीयर्स। ये दो मेटल के स्फीयर हैं। तो क्या देखा गया? ये पाया गया कि यहां पर भी चिंगारी उठने लगी, यहां पर चिंगारी, यहां पे चिंगारी, यहां स्पार्क, यहां भी स्पार्क। तो ऐसा क्या था कि इसमें भी स्पार्किंग प्रोड्यूस होने लग गई? तो क्या था खास बात कि भाई यहां से कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ हवा में से बहता हुआ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, भाई देखो यहां पर चार्जेस इकट्ठे हुए, न्यूट्रलाइज हो गए, हवा के जो मॉलिक्यूल्स थे वो जबरदस्त स्पीड से इधर उधर दौड़े, पहले रुके हुए थे इधर दौड़े, फिर और हवा आ गई, रुके हुए थे इधर दौड़े। समझ रहे हो? हवा तो रिप्लेस होती रहेगी ना, नए नए मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे। तो हवा में से मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, पहले रुके हुए थे, फिर बहुत थोड़े टाइम में इधर, फिर बहुत थोड़े टाइम में ऐसे मूव करने लग गए। तो ज़बरदस्त एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और ज़बरदस्त एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने पर, चार्ज के ज़बरदस्त प्रोड्यूस होने पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो हमने पढ़ा। और डिस्प्लेसमेंट करंट हवा में से मूव करेगा। इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया, अचानक से खत्म हो गया, फिर बढ़ता गया, फिर खत्म हो गया, फिर बढ़ता गया, फिर खत्म हो गया। तुम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अचानक से खत्म हो जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अचानक से खत्म हो जाएगी। और हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा d∅e/dt। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं दूर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी वहीं पर आ जाएगी, क्योंकि जब भी करंट फ्लो करता है तो अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड जरूर लेकर के आता है। इसीलिए तभी हमने पढ़ा था बायट-सैवर्ट लॉ में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगी, और वो हवा में चारों तरफ मूव करेंगी, इस तरफ भी जाएंगी। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अचानक से जीरो हो जाएगी,
फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर अचानक से ज़ीरो हो जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, अचानक से ज़ीरो हो जाएगी। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड, क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट भी प्रोड्यूस होगा ना, हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ रहेगी, बढ़ती जाएगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि करंट भी जीरो हो जाएगा, बढ़ती जाएगी फिर करंट जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ती जाएगी फिर से करंट जीरो हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और वो बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और फिर जीरो हो जाएगी और इसका असर यहाँ पर पहुँचेगा, तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और इतना ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस होगा, इतनी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी कि हवा का यहाँ पर, एयर का यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और स्पार्किंग होगी। समझ रहे हो? तो इसका असर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, ये ट्रांसमीटर बन गया, ये रिसीवर बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किस तरीके से हवा में से भी करंट फ्लो करने लग गया। ठीक है, हवा में से भी किस तरीके से करंट फ्लो करने लग गया, डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरीके से फ्लो करने लग गया, किस तरीके से इन दोनों के बीच में स्पार्किंग होने से इन दोनों के बीच में भी स्पार्किंग होने लगी। एक ट्रांसमीटर बन गया, एक रिसीवर बन गया। आजकल मोबाइल फ़ोन भी यही करते हैं, यहाँ पर मेरा फ़ोन, यहाँ पर तुम्हारा फ़ोन, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है। हमने उसको इतना ज़्यादा रिफ़ाइन कर लिया है कि अब हम उसको वीडियो भी भेजते हैं, हम ऑडियो भी भेजते हैं, उसके अंदर फाइल्स भी भेजते हैं, हम उसके अंदर सब कुछ भेज देते हैं, है ना। तो ये मॉडर्न रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम की जो रेवोल्यूशन था, उसकी नींव यहाँ पर डली, ट्रांसमीटर और रिसीवर बना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ आज हम लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, और लॉकडाउन की सिचुएशन में तो इसका टीचर्स भरपूर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना करते हैं और कल फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल, सी यू।